अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपिटल बजट में हम जा रहे थे प्रोजेक्ट एनालिसिस की तरफ। ठीक है, प्रोजेक्ट एनालिसिस में हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी प्रोजेक्ट की मालूम कर रहे थे तो वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। साथ में पे बैक पीरियड, जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो हमें कितने टाइम में मिलेंगे उसको पे बैक पीरियड कहते हैं। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें हमें कितना इंटरनल रेट, जितना रेट हमें मिलेगा वो मतलब हमें चाहिए होगा या किसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए तो हमें रेट ऑफ रिटर्न यहाँ मिला है। डिस्काउंट पे बैक पीरियड, जो पैसे हमारे हैं वो हमें वापस कितने टाइम में मिल सके डिस्काउंट में, आज की जो उसकी वैल्यू उसमें मिलेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट के दरमियान जो हमारा डिफरेंट था वो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स उसको कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न किसको कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इन्वेस्टमेंट में हम ये देखते हैं कि जो हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट होती है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हम सालों साल कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं, वो प्लस इससे जो हमारा रिटर्न आता है उसका जो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है रिटर्न की, एवरेज रिटर्न। मिसाल के तौर पे एक साल में 10-20, 2 साल में 20-20, इस तरह उसकी जो हम टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं तो उसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो हम डिफरेंट या इन दोनों के दरमियान जो हम प्रॉफिट की परसेंटेज के रेशो को देखते हैं तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इसको कहा जाता है। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला क्या होगा हमारे पास? ये बेसिकली फार्मूला के थ्रू होते हैं। फार्मूला में हमारे पास ये होता है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा उसका एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमें प्रॉफिट एक साल में हो रहा है 20,000 रुपए। ठीक है, दूसरे साल में हमारे पास 30,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल में 40, चौथे में 50 और पांचवें में 60। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एवरेज निकालते हैं हम। तो इन सारों को प्लस करके हम 5 साल पर डिवाइड करते हैं। 5 हो गए 90,000, 90, 140 ये 2 लाख रुपए हो गए हमारे पास 5 साल में 2 लाख रुपए। इसको हम डिवाइड करते हैं 5 पे तो इससे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 तो 40,000 रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा वो हमारे पास आएगा 40,000 रुपए। तो इसकी समझ बचे आ गई कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। फिर आते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट की तरफ। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? एवरेज इन्वेस्टमेंट ये है कि मिसाल के तौर पे जिस तरह के हमने उसमें एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज इन्वेस्टमेंट मिसाल के तौर पे हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिए 1 लाख, मतलब कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने कर दिए 10,000 रुपए। ठीक है, दूसरे साल में हमारे पास आ गई मिसाल के तौर पे 15,000 रुपए, तीसरे साल में 20,000 रुपए। हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हमारी एसेट है वो बढ़ता जाए। इसी तरह 5 साल में हमारे पास ये आ गई इस तरह। तो इस 5 साल में इसका टोटल मिसाल के तौर पे 1,20,000 रुपए के 1,20,000 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो इससे वैल्यू आती है वो हमारे पास एवरेज रिटर्न होगा, एवरेज हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी इसकी। ठीक है, तो ये फार्मूला है, फार्मूला को समझने की कोशिश करें। ये फार्मूला है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं इस बारे में। ठीक है बच्चे, हम आते हैं आगे। अच्छा, फिर जो हमारा फार्मूला है उसको हम 1 by 1 एक्सप्लेन करते हैं। अपने फार्मूले को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? मिसाल के तौर पे एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज तो हमें जाहिर है कि हमें जो एवरेज मिलेगा, मगर एवरेज प्रॉफिट के साथ हमें प्रॉफिट किस तरह निकालना होगा अपने प्रोजेक्ट का। तो हमारे पास आएंगे प्रॉफिट में, हमारे पास सबसे पहले कैश एंड फ्लोज और वो होंगे होल। कैश एंड फ्लोज का मतलब है कि हर साल मुझे इससे कितने, इस प्रोजेक्ट से कितने पैसे मिलते हैं, उसको हम कैश एंड फ्लोज कहते हैं। सही है, तो एज अ होल मिसाल के तौर पे इस प्रोजेक्ट से मुझे मिले एक में
1000 रुपये एक साल में, दूसरे में 1200 रुपये, तीसरे में 1500 रुपये, ठीक है, चौथे में मिसाल के तौर पे 2000 रुपये। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, इन चारों प्लस कर लेते हैं, 2200 ये 3500 ये हो गए हैं 55। तो 4 साल में हम 4 साल में डिवाइड कर, तो ये हमारे पास एज ए होल आ गई इसकी। तो ये हमारे पास जो इनफ्लोज होगी वो एज ए होल आएगी, ठीक है। डिप्रिसिएशन, हम फिर इस चीज से माइनस करते हैं डिप्रिसिएशन का। किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी एसेट को, ये एक मतलब रूल है कि हम 10% हर साल बाद उसकी डिप्रिसिएशन निकालते हैं। उसको वैल्यू, उस काम की वैल्यू उस तरह नहीं रहती, या उस मशीनरी की वैल्यू जिस एसेट की होती है। तो मतलब अक्सर जो हमारे पास होती है वो 10% हम किसी भी एसेट की निकालते हैं और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू उससे माइनस करते हैं, तो वो डिप्रिसिएशन। माइनस टैक्स, हर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर मुल्क का अपना अपना टैक्स का एक सिस्टम होता है। पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स होता है वो 17.5, मतलब ये सेल टैक्स 17.5, इनकम टैक्स जो है 19.5, ये इसी तरह के मतलब जो स्टाम्प ड्यूटी होती है 1% होती है किसी भी बिल को वो करने के लिए। तो ये टैक्स मतलब इससे हम टैक्स फाइनल करते हैं। तो हमारे पास फिर आते हैं एवरेज प्रॉफिट। जिस तरह के मैंने एवरेज प्रॉफिट मतलब आपको इससे पहले बता दिया कि प्रॉफिट जो हमारे पास प्रॉफिट जो हमारे पास, इससे जो हमारे पास कैश फ्लो इनफ्लो सारे आ जाएंगे, उससे हम डिप्रिसिएशन भी माइनस कर लेंगे और टैक्स भी माइनस करेंगे, तो उससे हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगी। उस प्रॉफिट को फिर हम नंबर्स ऑफ ईयर पे तकसीम कर लेंगे, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल आएगी। तो ये फार्मूले का फर्स्ट पोर्शन हमारे पास हो गया, ठीक है। एवरेज इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? जैसा कि मैंने इससे पहले इन्वेस्टमेंट को कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम किसी भी प्रोजेक्ट में कर लेते हैं, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, किसी भी इन्वेस्टमेंट में कर लेते हैं, तो उसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। देर से आए जी, फिर उसमें कर देता हूँ। आप उधर लेट तो नहीं गए थे? गए थे वहाँ पर, टाइम जस्ट था, मैंने वेट किया लड़कों के नीचे, मगर कोई नहीं था, तो बस मैं इधर आके मैंने कहा मैं ऑनलाइन अपलोड करूँगा, सब देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम कुछ प्रोजेक्ट कर चुके हैं इवैल्यूएशन की, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर की इवैल्यूएशन के बारे में। सही है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो हम इनिशियली किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो डेब्ट की हालत में हो या एसेट की हालत में हो, वो जो मतलब, तो उसमें हमने मिड टर्म से पहले जो टॉपिक्स किए थे हमने इन्वेस्टमेंट कर दी थी। जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस प्रोजेक्ट की हम एनालिसिस कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो एनालिसिस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट पे बैक, प्रॉफिट इक्विलिटी इंडेक्स, ठीक है। ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोजेक्ट एनालिसिस में भी हमारे पास सिर्फ रहता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न किसको कहते हैं? कि किसी भी प्रोजेक्ट की जो हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें हमें जितनी एवरेज प्रॉफिट मिलेगी उसको कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। समझ आ रही बच्ची मेरी बात को? ऐसा है कि किसी भी एक प्रोजेक्ट में, मिसाल के तौर पे हमने एक प्रोजेक्ट में मिसाल के तौर पे 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिए, ठीक है। एवरेज की तरफ मैं आता हूँ। एवरेज 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दी, बाद में इसमें 10,000 और 1 लाख और कर दिए, फिर 2 लाख और कर दिए, ठीक है। साथ साथ में ये 5 लाख के बजाय ये 8 लाख हो गए, ठीक है। 8 लाख के साथ ये हमने एक साल में, ये दूसरे में, ये तीसरे में, तो हम उसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, जिसको जो वैल्यू आती है तो हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। समझ आई? अच्छा, फिर जिस तरह के रिटर्न से जाहिर है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर ये 3 साल में हो गई ना?
असल में ये हमारी इन्वेस्टमेंट है पर ईयर एवरेज हो जाएगा। पर ईयर जो एवरेज हम निकालते हैं तो सारे को मतलब वो टाइम ड्यूरेशन वो तो एवरेज का फार्मूला है। इसी तरह हमारे पास एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जिस तरह के हमें रिटर्न्स मिलते हैं हर साल में। मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उससे एक साल में हमें रिटर्न मिला है, मिसाल के तौर पे जिस तरह की बैंक्स कहते हैं 7.5% ये तो मुझे मिसाल के तौर पे हमने 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे मुझे एक साल में मिल गए मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए। ठीक है, दूसरे साल में मुझे मिल गए 1,20,000 रुपए, तीसरे में 1,50,000 रुपए। ठीक है, तो इसी तरह इन सारों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रिटर्न मिल जाएगा ना। ठीक है, तो ये मतलब मैं आपका ज़हन बना रहा हूँ कि मतलब एवरेज प्रॉफिट और एवरेज रिटर्न का क्या वो सीन होगा इसमें। सही है, समझ आ गई इस बात की। आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट किसी भी प्रोजेक्ट की होगी, जैसा कि मैंने बता दिया है कि जो हमें प्रॉफिट मिलती रहेगी साथ साथ में मिलते रहेगी होल लाइफ के एक प्रोजेक्ट की, तो उसमें हम एवरेज इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि जितने इसमें हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी की होगी वो हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अभी फार्मूले को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं किस तरह आते हैं। प्रॉफिट में क्या हो गए, कैश फ्लोज, जो हमारे पास फ्लोज आते हैं, एक साल में इतने मिले, 2 साल में इतने मिले, 3 साल में इतने मिले, 4 साल में इतने मिले, तो उन सब को हम आपस में प्लस कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? साथ में हमसे उससे डिप्रिसिएशन कास्ट निकाल लेते हैं। डिप्रिसिएशन जानते हैं कि किसी भी एसेट की वैल्यू जो 10% डिक्रीज कर दी जाती है हर साल गुजरने के बाद। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम एक 10 लाख की मशीनरी खरीदते हैं ना, आपके फार्मास्यूटिकल की पैकिंग मटेरियल की जो पैकिंग के लिए हम जो मशीनरी खरीदते हैं उसकी वैल्यू मिसाल के तौर पर भी 50 लाख रुपए। ठीक है, जब उसके ऊपर एक साल गुजर जाते हैं तो उसकी जो 50 लाख की जो वैल्यू हम 10% डिक्रीज कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू बन जाती है 45 लाख रुपए दूसरे साल में। ये क्या वजह हो सकती है कि मतलब उसकी वो क्वालिटी उस तरह नहीं होती जिस तरह वो इनिशियली थी, उसकी मतलब काम करने की वो क्वालिटी उस तरह नहीं होगी जिस तरह वो पहले दे रहा था। तो इसी तरह ये हर साल कम होती जाती है। समझ आ रही है? अच्छा, इससे हम बात करते हैं टैक्स। जो हमारे पास फ्लोज होते हैं कैश इनफ्लोज, उससे हम डिप्रिसिएशन और टैक्स जो होता है हर मतलब मुल्क का अपना सिस्टम टैक्स का होता है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में टैक्स का क्या सिस्टम है, यहाँ पे है जीएसटी, ये वैसे अपने साथ आजकल के जो रेट है 17.5%। जब भी आप किसी गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे तो वो आपसे जीएसटी 17.5% काटेगा। सही, आज साथ में आपसे इनकम टैक्स जो काटेगा वो होगा 19.5%। ठीक है, दूसरा जो है ये होते हैं स्टाम्प ड्यूटी, ये होगा 1%। तो जब गवर्नमेंट के साथ आप कब भी काम करेंगे, जब भी आप गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे तो आपकी बिल से ये चीजें आप जहन में रखें कि आपसे ये पैसे काटे जाएंगे आपके बिल से। आपने कोई भी सप्लाई कर ली, एक लैपटॉप आपने उसकी मतलब सप्लाई कर लिया तो ये चीजें आपके बिल से वो काट के उसके अलावा आपको पेमेंट करेंगे। ये मेरे ख्याल में 26% राउंड अबाउट बनते हैं, 26-27%। मिसाल अगर आपकी चीज की वैल्यू 75% है तो आपने गवर्नमेंट में बिल 1 लाख रुपए का जमा करना है, वो आपसे ये पैसे काट के आपको वो एक्चुअल अमाउंट मिलेंगे। ठीक है, समझ आ रही? तो ये हमारे पास होगी प्रॉफिट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सारे कैश फ्लो को हम आपस में प्लस कर लेते हैं एज अ होल और उससे डिप्रिसिएशन और टैक्सेस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट आ गया इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ गई उसको नंबर्स ऑफ ईयर पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास एवरेज आ जाती है। ठीक है, जो इससे हमने बता दिया है, ये से मतलब वही प्रॉफिट। हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट फार्मूले का जो दूसरा पोर्शन है वो हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट में हमने इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है। ठीक है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मिसाल के तौर पे
जो हमारे पास है तो वो है फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट में हमने 50 लाख रुपए लगाए तो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। प्लस उसके साथ हम स्क्रिप्ट की वैल्यू करते हैं। स्क्रिप्ट की वैल्यू किसको कहते हैं? कोई भी एसेट हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया और उससे जो हमें पैसे मिले उसको हम स्क्रिप्ट वैल्यूज कहते हैं। डिस्पोज ऑफ कर कोई मशीनरी था, हमने उसको मतलब बाहर कबाड़ में बेच दिए, मगर उससे जो पैसे मिले उसको हम प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं और 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस हमारे पास एडिशनल वर्किंग कैपिटल, इसके अलावा अगर हमारे पास कोई एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया हो, मिसाल के तौर पे हमने इन्वेस्टमेंट और की हो, साथ में कोई एसेट दिया हो, कोई भी और चीज इनिशियल कोई और चीज मतलब पैसों के साथ हमारे पास कोई और मतलब हमने कोई मशीनरी दे दी, साथ में बिल्डिंग दे दिया, तो वो हमारे पास एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो हमारे पास काम कर। तो ये हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है। क्या ये समझ आ रही है? कोई मसला है इसमें कि नहीं? सही है। अच्छा, एक छोटे से एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इसकी प्रोजेक्ट में हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं हम। एक प्रोजेक्ट है, उसमें हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी है 1,60,000 रुपए, ठीक है। नो स्क्रिप्ट वैल्यू, जो स्क्रिप्ट इसमें हमने कोई स्क्रिप्ट भेजा नहीं है, कोई एडिशनल कोई अमाउंट हमें नहीं आया। अगर स्क्रिप्ट वैल्यू हो तो वो यहाँ पे दी होगी, मिसाल के तौर पे चीज जितने भी दूं तो वो आपने इसके साथ जमा करनी है, अगर नहीं है तो नहीं करनी। समझ आ गई? ठीक है। हम आते हैं कैश इनफ्लोस की तरफ। पहले ईयर में इससे हमने 1,60,000 रुपए इन्वेस्ट कर लिए, तो पहले ईयर में हमें मिले 56,000 रुपए, दूसरे ईयर में हमें 48,000 रुपए, तीसरे ईयर में 30,000 रुपए, चौथे ईयर में 64,000 रुपए और पांचवें ईयर में हमें 80,000 रुपए मिले, ठीक है। समझ आ गई? मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन से आप कभी कंफ्यूज ना हुआ करें, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई अपने लिए लिख दिया करें। जो जीरो साइड में आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो आपकी है 1,60,000 रुपए। फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिला है? 56,000 रुपए, ठीक है। दूसरे सेकंड ईयर में कितने मिले हैं? 48,000। तीसरे ईयर में आपको मिले हैं 30,000 रुपीज। फोर्थ ईयर में आपको मिले 64,000 रुपीज। पांचवें ईयर में आपको मिले हैं 80,000 रुपए, ठीक है। अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन बेसिस किसको कहते हैं? किसी भी प्रोजेक्ट में आपके पास जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है उसकी स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब है जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है इससे हम वो माइनस कर लेते हैं। ये आते हैं डिप्रिसिएशन इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हम स्क्रिप्ट की वैल्यू माइनस कर लेते हैं और उसको पर डिवाइड करते हैं टोटल ईयर्स पे, तो हमारे पास एक साल की इन्वेस्टमेंट आ जाती है डिप्रिसिएशन, ठीक है। इनिशियल ये देखिए स्ट्रेट लाइन का मतलब है जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है ना, उससे हम स्क्रैप की वैल्यू अगर हमारे पास हुई हो तो उसको माइनस कर लेते हैं और नंबर्स ऑफ ईयर 5 साल का प्रोजेक्ट तो उस पे तकसीम कर लेते, तो ये हमारे पास एक ईयर का हमारे पास डिप्रिसिएशन निकल आता है। मुश्किल है इसमें कि नहीं? ये देखिए डिप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट और टैक्स का रेट जो हमारे पास है यहाँ पे बस 40% ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट में निकल आता है वो हम निकालते हैं। समझ आ रही कि नहीं? आपको समझ आ रही है? आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि इक्वेशन से जाहिर था, इक्वेशन हमारी है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। कैश इनफ्लोस की जो टोटल हमारे पास बनते हैं वो है 2,78,000 रुपए इनफ्लोस आके, ठीक है। सबको जब आपस में प्लस कर लेते हैं हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो कैश इनफ्लोस माइनस डिप्रिसिएशन कॉस्ट
डिप्रिसिएशन कास्ट को हम किस तरह निकालेंगे? 2,78,000 से हमने माइनस कर दिया है 1,60,000 रुपए, थी हमारे पास डिप्रिसिएशन कास्ट है। डिप्रिसिएशन कास्ट से हमने जो प्रॉफिट निकाला है तो वो हमारे पास आ गया है 1,18,000 रुपए, 11 लाख। उस पर हम 40% निकालते हैं तो 42,700 हमारे पास टैक्स आ गया। टैक्स से हम ये दोनों जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे पास डिप्रिसिएशन कास्ट है, और ये हम सारे माइनस कर लेते हैं तो 70,800 रुपए सिंपली कैलकुलेशन जमा मनफी ज़रब तकसीम है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया है 14.16। क्या मुश्किल है मुझे बताएं इसमें? सर मुश्किल नहीं है, वो खुद से एक मर्तबा करने की कोशिश में कर रही हूं। आराम से कोई इशू नहीं, मुझे बताएं। समझ आ रही है आपको? मुझे जी। ऐसा है, हमने जो हमारे पास इनफ्लोस थे वो हमने सारे जमा कर दिए 2,78,000 रुपए। जी सर, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। इनिशियल नहीं, जो इनफ्लोस थे हमारे पास जी सर। पहले साल में हमें ये मिल रहे थे 56,000 रुपए, ये ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास इनफ्लोज हो गए, कैश इनफ्लोज हाँ हमारे पास आने एज होल। ठीक है, तो प्रॉफिट को निकालने के लिए हमने कैश इनफ्लो से डिप्रिसिएशन को माइनस करना था। डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन नीचे ऑलरेडी दी हुई है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 60,000 रुपए है, 1,60,000 रुपए है। नहीं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है? 160,000। ठीक है, हाँ उससे हम माइनस कर लेते हैं, हम उससे माइनस करते हैं स्क्रिप्ट की वैल्यू, तो वो 0 है हमारे पास, और इसको हम टोटल ईयर्स पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है आप कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे मुझे गलत लग रही है। 32,000 आ रही है जी सर। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 32,000। 32,000 जी, ये देखिए ये वैल्यू गलत है, 32,000। ठीक है, 32,000 को हम 2,78,000 जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है उससे हम माइनस कर लेते तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू उसकी, कि हमने फिर उससे हमारे पास प्रॉफिट आ जाते कि उससे हमने टैक्स माइनस करना है, ये इससे नहीं करना। ये डिप्रिसिएशन कास्ट जब निकल आती है ना, उसके बाद जो हमारे इनफ्लोज होती है तो उससे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास इनफ्लोज सारे आ गए 1 लाख रुपए, ठीक है, हमने इनफ्लोज और डिप्रिसिएशन हमारे पास आ गई मिसाल के तौर पे 20,000 रुपए, तो ये हमारे पास रहेगा 80,000 रुपए, तो इस 80,000 रुपए हमने टैक्स देना है, ना कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पे हमने जो हमारे पास इनफ्लोज उस पे देना है, ना कि उस पे हमने सिर्फ से 80,000 रुपए जो कि हमारे पास डिप्रिसिएशन कास्ट से माइनस हो जाती है तो उसमें हम ये देते हैं। मतलब सर जितना भी इनकम आता है सबसे पहले डिप्रिसिएशन कॉस्ट को हम माइनस कर लेते हैं, जो उससे बकाया निकल आती है फिर उससे हम उस पे हम टैक्स देते हैं। सही है सर। ठीक है, तो फिर हम इन सारों का आपस में माइनस कर लेते हैं तो इससे हमारे पास जो वैल्यू निकाले, बच्चे आप वैल्यू निकाले क्या आती है? 2,78,000 से 2,46,000 हो गया सर। 78,000 से 32,000 निकाले तो ये कितने हो गए? 246,000। ठीक है, 246 को आप मतलब 40% से मल्टीप्लाई करें, 98,400। 98,000 98,400 98,400 98,400 इससे माइनस करें 1,44,43,600 बनते ही इसकी क्या वैल्यू आ गई? 1,43,600 की क्या? 1,47,600। 1,47,600 अच्छा 1,47,600 ठीक है। जो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ये 5 साल में हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं 29,520। 29,520
ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकला है, फार्मूले का एक पोर्शन हमारे पास निकला है। ठीक सर। ठीक है, Average profit divided by average investment. एवरेज इन्वेस्टमेंट को दूसरी स्लाइड पे हम कैलकुलेट कर, इसमें कोई मसला है तो बताएं। सही है। आपको क्लियर है ये? जी सर। जेते जाते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट की तरफ। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला हमने बताया था कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उसके साथ स्क्रिप्ट की वैल्यू को हम प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फिर एडिशनल अगर वर्किंग कैपिटल होता है, अगर नहीं होता तो फिर उनको छोड़ लेते हैं। तो हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो है 1,60,000 रुपये, जी सर। पहले जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 2 है, ऑलरेडी इसको डिवाइड कर चुके 2 पे, तो इससे आगे हमारे पास 80,000 रुपये। तो ये हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गई। ये पोर्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर? जी सर क्लियर है। क्लियर है। तो इसमें प्लस वर्किंग कैपिटल सर। हाँ, वर्किंग कैपिटल अगर हमने कोई एडिशनल इसमें कोई बिल्डिंग, मतलब हमने पैकिंग मटेरियल खरीद लिया, पैकिंग का है वो खरीद ली, उसके साथ मिसाल के तौर पे हमने प्रोजेक्ट में हम पैकिंग कर रहे थे, उसमें हमने 5 लाख रुपए लगा लिए, और साथ में कोई एडिशनल मैंने वर्किंग कैपिटल एक मशीन रख दी है साथ एक 1 लाख रुपए की, तो उसके साथ प्लस हो जाएगी, 5 लाख के साथ वो 6 लाख की हो जाएगी। सही। ठीक है ना, एडिशनल वर्किंग कैपिटल हो गया आपके साथ। तो हमारे पास जो दूसरा पोर्शन है वो एवरेज इन्वेस्टमेंट का, वो 80,000 हमारे पास निकला है। ठीक है, तो आप 29,520 को आप डिवाइड कर दे 80,000 रुपए पे, ये कितना आएगा? हमने जो वैल्यू हमने निकाल ली थी 29,520, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 80,000 रुपए में, तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 0.369। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे, जो परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं। Multiply by 100%. 100 कर दे, परसेंट में 100, 36.9। 36.9। का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी जगह का 1 रुपया मतलब इन्वेस्ट करेंगे तो वो 5 साल में हमें 36.9 पैसे उसकी एडिशनल मिलेंगे। कैसे? परसेंटेज मिसाल के तौर पे अगर 10,000 रुपये हम इन्वेस्ट करें तो 36.9% वो इंक्रीज करेगा इस Increase हो जाएगा। 5 साल। जी, क्या कंफ्यूजन है मुझे बताएं मुझे। सर आप पिछली वाली 1-2 स्लाइड्स दिखाएं। सर एक और पीछे, सर एक और, सर 1 मिनट। सही है सर, ठीक है सर। ठीक है, जी सर। क्लियर है। जी सर। अभी हमने ये दोनों वैल्यू हमारे पास आएगी। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास ये निकला है, एवरेज इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास थी ये हमने बाकायदा कैलकुलेट किया आप लोगों से, मैंने कैलकुलेट करके निकाली, जी सर। मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो ये 36.9%। मिसाल के तौर पे किसी भी प्रोजेक्ट में हम आज एक डॉलर मतलब इन्वेस्ट करेंगे तो वो 5 साल बाद हमें 36.9% इंक्रीज देगा इस डॉलर में। मिसाल के तौर पे एक डॉलर हमने इन्वेस्ट कर दिया है तो वो 5 साल बाद हमें उसकी 1.369 रिटर्न देंगे। समझ आ रही है? जी सर। सर हमने एक जगह पे एवरेज जो प्रॉफिट निकाला है सर, नेक्स्ट उसमें
सर हमने मतलब हमें जो डिवाइडेड बाय 5 करना चाहिए था ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 5, जी जी, सर वो हमने ये ये पिक कर दिया मैंने, वो तो देखो। सर प्रॉफिट की है इन्वेस्टमेंट का, हाँ मतलब ये तो हमारे एवरेज पास, इन्वेस्टमेंट सर यहाँ पर एक वो फार्मूला में है ना, ये ARR। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। जी सर। ठीक है, जो एवरेज प्रॉफिट क्लियर है आपके? जी सर, वो तो 147,600 आ गया। वो क्लियर है। जी सर। एवरेज इन्वेस्टमेंट का हमारे पास फार्मूला है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू ठीक है डिवाइड बाय 2। ठीक सर। ठीक है, तो स्क्रैप की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है सर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने 1,60,000 रुपए कर दी, ठीक है डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2। सर वो इनिशियल में हमने पढ़ा था ना कि अगर सर आपने पढ़ाया कि वो तो मैंने आपको वो पढ़ाया कि General मतलब one। एवरेज को निकालने के अच्छा। लिए हम ये सही चीज है। यूज करते हैं। अच्छा ठीक सर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एवरेज जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमने निकाल ली है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? जी सर, clear। सही है, आपको क्लियर है? तो हमारे पास ये इसका मतलब ये है कि मतलब ईच डॉलर हमें जो है 36.9% इंक्रीज देगा 5 साल बाद। इसके लिए कोई क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन को बताएं मुझे। नो सर, क्लियर है। इसमें सर ये जो 17.7 है इसकी जगह हमारे पास ये 36.9 आ गया। हाँ वो मतलब वो कैलकुलेशन में होता है। सर क्लियर हो गया। क्लियर है? हमारा प्रोजेक्ट एनालिसिस का जो फेज था वो मतलब इस टॉपिक के साथ कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका मैं एक आप लोग रिक्वेस्ट देता हूँ, वो आप सॉल्व करके मतलब मेरे साथ शेयर कर लेंगे। ठीक है ना? साथ में ऐसा है कि मैंने एक 2 असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं। ठीक है, वो आपने हैंड रिटन मुझे मतलब पेपर के दिन या दे दें, या अगर उससे पहले पॉसिबल हो तो मुझे दे दें उनका पेपर, तब आपके पास टाइम है। ठीक है सर, एक क्विज आपने लास्ट वीक दिया था। हाँ वो तो लिया है मैंने। ठीक है, साथ में ये क्विज हो जाएगा तो हमारे 2 क्विज 2 असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपके मतलब मार्क्स है उसके मेरे पास सेशनल मार्क्स है तो वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे उससे। ठीक है ना? अच्छा, मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल तो रेटिकुल एक थोड़ा सा पोर्शन है। असल में इन्होंने मतलब वो किया है कि मतलब पेपर का पैटर्न किस तरह होगा आपके जो साथ शेयर हो चुका है कि पहले हमारे पास मेरे ख्याल में 10 MCQs होंगे। ठीक है, पेपर फाइनल करना, फिर उसके बाद 4 या 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 4 नंबर के मेरे ख्याल में 5 होंगे। थ्योरेटिकल होगी, थ्योरेटिकल डेफिनेशंस वगैरह। डेफिनेशन थ्योरेटिकल भी पॉसिबल है, हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स भी हो जाए छोटे छोटे से। मिसाल के तौर पे इसी में मैं आपको बता दूं, ये वाला मिसाल की मैं आपको बता दूं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करें। जी सर। ठीक है ना, मगर वो ज़्यादातर थ्योरेटिकली होते हैं। सही है, शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन पर हम जाएंगे मतलब न्यूमेरिकल्स मेरे ख्याल में 2 न्यूमेरिकल्स में दे 4 या 5 क्वेश्चन हुए तो दोनों न्यूमेरिकल्स और 2 हमारे साथ उसमें हो जाएंगे थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है ना? आते हैं कॉर्पोरेट कंट्रोल। कॉर्पोरेट कंट्रोल किसको कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मार्केट में ये तो अंडरस्टूड बातें हैं। आपके किसी के घर में आपकी अब्बू जो होते हैं उसका घर पे कंट्रोल होता है। वाई कंट्रोल होता है कि वो कमाता है, उसके साथ पैसे होते हैं, वो अपने अपने तरीके से सबके साथ डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो वो एक घर को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी तरह कॉर्पोरेट कंट्रोल का व्यू है। जिस बंदे के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, हम मिसाल के तौर पे हम 3 इन्वेस्टर है या शेयर होल्डर है या जो भी, ठीक है, हम आपस में, मेरे मिसाल के तौर पे 20% शेयर है, आपके मिसाल पे 40% शेयर, मिसाल के तौर पे आपके 20% आपकी, उनके 60% है। कंट्रोल किसका ज़्यादा होगा? जिसके 60%। जब भी आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और वो 50% से ज़्यादा हो जाए
तो उस ऑर्गेनाइजेशन में की सिलेक्शन कमेटी में आपकी जो वोटिंग का वो रोल स्टार्ट हो जाता है कि आपको वोटिंग की अथॉरिटी मिल जाती है, आप वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कारपोरेट कंट्रोल कहते हैं। ये चीज कारपोरेट कंट्रोल को कहते हैं, सही ना। आते हैं मार्केट फॉर कारपोरेट कंट्रोल। मार्केट फॉर कारपोरेट कंट्रोल किसको कहते हैं हम? वो ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में आप देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी ज्यादा वैल्यू होती है किसी भी शेयर होल्डर की, मिसाल के तौर पे मेरे इन्वेस्टमेंट है ये मतलब बैंक में भी है, ये प्रोपेगेंडेबल भी है, उसमें भी है, किसी में 20% है, दूसरे में मेरे मिसाल के तौर पे 60% है, तो मेरा वो मार्केट मेरे कंट्रोल में है जिसमें मेरे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। समझ आ रही? मिसाल के तौर पे मैंने आपको कारपोरेट कंट्रोल की मिसाल दी कि किसी घर में होल्ड होता है उसके अब्बू का, क्योंकि उसके पास सारे पैसे वगैरह होते हैं, वही कमाता है वही लाता है। फिर आप जब देखते हैं तो जब इनिशियल जो टाइम गुजरता है, बच्चे बड़े होते हैं, जब वो कमाने लगते हैं तो वालिद साहब का वो कंट्रोल कम होता जा रहा होता है, क्योंकि मतलब उसके साथ बाकी लोग आके जब शेयर खरीद लेते हैं और वो लेते। तो ये सेम सिचुएशन हमारे पास हमारे मार्केट की है कि उस बंदे की ज्यादा कंट्रोल ज्यादा होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, मैंने जहां पे मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि बैंकिंग सेक्टर में मेरे 20% शेयर है और किसी दूसरे उसमें कारपोरेट में मेरे 55% है, तो मेरे लिए कंट्रोल की जो मार्केट है वो है जहां पे मेरे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो इसको कहते हैं मार्केट फॉर कारपोरेट कंट्रोल। क्लियर है कि नहीं? जी सर। थ्योरेटिकल पोर्शन जी बताएं। सर जो इसका ये सेकंड पॉइंट है बैरोमीटर, जहाँ पर जो ये बैरोमीटर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इसमें सेकंड पॉइंट। अच्छा सर ये जी सर इसका जरा ये बता दें। अच्छा, बैरोमीटर इंडिकेटिंग, ये ही बैरोमीटर इंडिकेटर ये जो शेयर को कैलकुलेट करते हैं, शेयर को कैलकुलेशन के लिए जो बैरोमीटर्स यूज होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये होता है गवर्नमेंट सेक्टर में बीपीएस होता है। ठीक है, बीपीएस का 17 का आपको पता है कि क्या मीटर होता है या क्या सैलरी है, क्या बोर्ड होगा उसका। इसी तरह बीपीएस 21 का क्या होगा, यह एक पैरामीटर है बीपीएस के, इसको बैरोमीटर्स कहते हैं। जो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे शेयर किसी कंपनी में कितने परसेंटेज हो, तो उसको बैरोमीटर कहते हैं। क्लियर हुआ? जी सर। सही बात। मतलब कहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कम है, और किस तरह कैलकुलेट करते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो जो बैरोमीटर जिस तरह बेसिक पे स्केल को हम मतलब स्टेजेस में कन्वर्ट, इसी तरह हमारे पास जो शेयर होल्डर की जो शेयर्स की वो पे वैल्यू होती है, तो उसको हम मल्टीपल उसके साथ करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब उसके लिए रेशो रखा गया है। ठीक है, हम आते हैं मर्जर की तरफ। मर्जर जैसा कि नाम से जाहिर है किसी चीज को मर्ज करना। ये फर्स्ट केस में आपने जो एग्जांपल दिया ना, जिसके 60% शेयर ज्यादा है तो उसका कॉर्पोरेट कंट्रोल होगा, तो उसकी डेफिनेशन में हम यही बता सकते हैं, या जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो जरूरी पॉइंट्स लिखे हैं या मतलब ये तो मैंने जो बताए हैं, अब ये मैं पढ़ूंगा तो पढ़ने तो आप वैसे भी पढ़ेंगे, मगर जो मैंने आपको कंसेप्ट बना दिया पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट क्लियर हो। मैं असल में ठीक है कि गलत, मैं मतलब वो थियोरेटिकल पोर्शन में वैसे खुद से मैं आपको कंसेप्ट बनाने के लिए अपना कंसेप्ट आपके कंसेप्ट में डालता हूँ। जो डेफिनेशन है अगर वो जो मैंने बता दिया कि वो सेम लिखेंगे तो वही बात होगी। सही, मगर मार्क्स फिर मिल जाएंगे ना जी, मार्क्स फिर पूरे मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, मैं तो कंसेप्ट लिखता हूँ, मुझे तो कंसेप्ट चाहिए ना कि थ्योरी तो आप कहाँ से भी लिख सकते हैं। सही, नेट पे जरूरी तो नहीं कि आप मेरी थ्योरी लिखेंगे, आप तो अपनी थ्योरी लिखेंगे, अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे, मगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो मतलब ठीक है ना। यस इस चीज से मतलब वो बेफिक्र रहे, कोई इशू नहीं। मैं क्योंकि मतलब मैं बुक देखता हूँ, आप वेबसाइट देखते हैं, वो मतलब सोशल मीडिया से देखते हैं, तो सबके सिर्फ वर्डिंग में चेंज होगी मगर कंसेप्ट यही होगा।
ठीक है ना? Yes. अच्छा, मर्जर किसको बोलते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है ए और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है बी, ठीक है? इस ऑर्गेनाइजेशन को मिसाल के तौर पे ये मतलब इसके ओनर मतलब या फौज और या मतलब मिसाल के तौर पे ये इसका वो वैल्यू सही नहीं बना रहे या मतलब इसकी इनकम सही नहीं है और ये मतलब मिसाल के तौर पे इसकी इनकम है 2000 20% और इसकी मतलब में 120% इसकी ज्यादा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन वो बंद करना चाहता है, ठीक है? तो कोई भी ओनर जो होता है वो ये इसको ये खरीद ले और ये A+B या AB हो जाए। सर जैसे जैस जो है उसने उसने भी टेलीनॉर वो है कि वारिद उसने खरीद लिए, वारिद खरीद लिए, ठीक है ना? ठीक है सर। तो मतलब अभी वारिद है, वो दूसरा टॉपिक है। हमारे पास वारिद है अभी, अगर ये वारिद का नाम ही खत्म हो जाए, सारा जेस पे कन्वर्ट होता तो मर्जर होता। कि समझ आ रही ना? जी सर। मिसाल के तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन पहली बात है वो खत्म हो जाए, मिसाल के तौर पे ये ब्रेन इंस्टीट्यूट है, ब्रेन इंस्टीट्यूट यहाँ पे ICMS के साथ मूव कर ले, ICMS वाले कह दे कि हम ब्रेन्स को खरीदते हैं, ठीक है? और ब्रेन्स का नाम ही खत्म हो जाए, ICMS में कन्वर्ट हो जाए तो इसको मर्जर कहते हैं, ठीक है सर। ठीक है सर। बी वाला खत्म हो जाए, ठीक है? आते हैं एक्विजिशन की तरफ, जो आप वाली बात है, ठीक है? एक्वायर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मिसाल के तौर पे ए है और बी है, ठीक है? ए और बी दोनों सेम ही रहेंगे मगर ये उसको खरीद लेते हैं, जिस तरह की जेस और वारिद वाली बात है, उसमें वो क्लोज हो जाता है मगर इसमें वारिद क्लोज नहीं हुआ जेस में, तो इसको एक्विजिशन कहते हैं। वो एक्वायर कर लेते हैं, अपने लिए उसको ले लेते हैं, वो फैसिलिटी, उसके ओनरशिप वगैरह सारी ए के पास, जेएस के पास आ गई, मैनेजमेंट जेएस के पास आ गई, ईच एंड एवरीथिंग जेएस के पास आ गई, मगर उसका नाम अभी वारिद का बाकी है, सही। ठीक है? तो इसको एक्विजिशन कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं। मर्जर किसको कहते हैं? मर्ज होना, पहले वाला बी बिल्कुल खत्म हो जाए। एक्विजिशन उसको कहते हैं कि मैनेजमेंट सब कुछ ले ले, मैं ब्रेन्स की मिसाल देता हूँ, ICMS वाले इसको खरीद ले, आके मैनेजमेंट सब कुछ नेम ब्रेन्स का यूज हो, मगर उसी तरह मगर उसकी मैनेजमेंट आ जाए, उसकी फैकल्टी आ जाए, सब कुछ वो करे, तो इसको एक्विजिशन कहते हैं। क्लियर है? जी सर। थ्योरी पढ़ने की जरूरत तो नहीं नो है, सर। ठीक है? एक्विजिशन में सर फिर जो कंपनी उसके साथ वारिद ऑफ जैस के साथ जो अटैच हो गई है, जो ये प्रॉफिट्स वगैरह का इसकी अपनी पे टर्म्स एंड कंडीशन होती है, क्या होता है सर? नहीं, एक्विजिशन खरीदना दोना है। मिसाल के तौर पे मेरी एक कंपनी है, ठीक है? और आपने मुझसे खरीद ली, मिसाल के तौर पे मैं फार्मास्यूटिकल की मिसाल ली तो लोवेट फार्मा है और साथ में दूसरी फार्मा करीबी है, वो है स्टैनले, ठीक है? स्टैनले वाले जो हैं वो हो जाते उस लोवेट खरीद ले, जी सर। ठीक है? लोवेट भी चले, स्टैनली भी चले, जो स्टैनली की मैनेजमेंट है वो लोवेट भी चलाए, तो उसको एक्विजिशन कहते हैं। मर्जर किसको कहते हैं? स्टैनले वाले जो है वो लोवेट को खरीद के उसमें मर्ज कर ले, लोवेट का नाम ही खत्म कर ले, सब कुछ लिया है स्टैनले में रख दे, या उसको भी स्टैनले का नाम ही दे दे, तो इसको मर्जर कहते हैं। वो बंदा तो बिल्कुल निकल गया है ना, जो मतलब मर्जर में तो बंदा बिल्कुल दोनों में बंदा जो निकल जाता है, जो सेल करता है, ठीक है? जो खरीदता है ना उसके पास दोनों में अथॉरिटी आ जाती है, मगर उसमें ये होता है कि इसमें सिर्फ अथॉरिटी आ जाती है और दूसरे में वो अथॉरिटी भी रहती है और बिल्डिंग भी रहती है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मैं पूछना चाह रहा हूँ जो एक्विजिशन होता है सर, इसमें फिर वारिद का नाम है, मैनेजमेंट उसकी- वही एक ही है, जो ओनर है वो एक ही है। वारिद का बिल्कुल नाम है, तो इसने ये सेल आउट कर दिया बजट को, इसका तो मतलब जो मैनेजमेंट है वो खत्म कर सब दिया। कुछ हाँ, sell out की है। ये तो उसने से खत्म कर दी, वारिद का जो ओनर है उसने सब कुछ खत्म कर दिए, वो तो बस पैसे लेके चला गया, उसका प्रॉफिट वगैरह जेस और उसके साथ उसका कोई नहीं, सही? तो ये जेस ने खरीद लिया, जो इसका नाम था वगैरह, जो ब्रांडिंग थी, जो भी सिस्टम था, वो सारा इसने खरीद लिए। वारिद के जो ओनर्स थे, जो प्रॉफिट का नाम उसका खत्म, ओनर का नाम ही खत्म हो गया,
क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है। ठीक क्लियर है? ये आपके उसमें दोनों आएंगे। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस में ठीक है सर। दोनों का डिफरेंट बताना। मैंने गेस कर दिए जो 4 मार्क्स के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दोनों को बस दोनों का मतलब क्या कि मर्जर मीन टू कंबाइन, दोनों को कंबाइन करना, नए का नाम ही खत्म करना। एक्विजिशन मीन टू एक्वायर, मैनेजमेंट लेना, सब कुछ लेना। बस दोनों वर्ड, दोनों वर्ड में ये क्लियर हो गया, मर्जर और एक्विजिशन। क्लियर है? जी सर। आते हैं लीवरेज बाय आउट की तरफ। लीवरेज बाय आउट किसको कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि वो बैंक करप्ट हो जाती है या लॉसेस करती है या कोई करती है। मिसाल में आपको दे दूँ स्टैनले और लोविट की। मिसाल के तौर पे लोविट फार्मा बैंक करप्ट हो गई, बैंक उस पर कर्जा चढ़ गया है, वो बंद हो गई। ठीक है, स्टैनले वाले स्टेबल है और उनके पास अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, जो स्टैनले वाले हैं, आपको ये फार्मा तो आप भी है मेरे ख्याल में, आता तो फार्मेसी मैं मतलब ये फार्मास्यूटिकल से अटैच इसलिए स्टैनले स्पेलिंग जो भी है। मिसाल के तौर पे उसकी जो मतलब रेवेन्यू है या प्रॉफिट है, वो मिसाल के तौर पे $10 लाख है या $10,000 है, जो भी है। ठीक है, उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो है मिसाल के तौर पे 2 लाख। ठीक है, तो इसके पास जो पैसे हो 8 लाख रुपए इसके पास है, $8 लाख है स्टैनले के पास। ठीक है, इसी तरह लोयड फार्मा जो है वो जा रही और उसकी वैल्यू है मिसाल के तौर पे 30 लाख रुपए। ठीक है, डॉलर। अभी स्टैनले वाला उसको लेगा, मगर उसके पास ये है 8 लाख रुपए या डॉलर्स, वो 30 लाख पे वो खरीदेगा, उसके लास्ट पे $8 लाख है। तो इसमें ये 8 लाख रुपए यहाँ पे डालेगा तो उसके पास 22 लाख रुपए कम है या $22 लाख कम है। $22 लाख जो है वो जाके बैंक से खरीदे, बैंक से लेगा लोन। ठीक है, तो वो इसको खरीदेगा। बेसिकली ये लोन कहते हैं लेवरेज को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप खरीदते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास कुछ अपने पैसे होते हैं, कुछ वैल्यू आपके पास, मतलब आप बैंक से या किसी से कर्जा लेते हैं। तो ये बाय आउट, आपने बाय आउट किया है मगर लेवरेज के साथ, खरीदने के साथ, किसी जाके बैंक के साथ आपने किए, किसी दूसरे से कर्ज लिए, कर्ज पे आपने कोई बाय आउट किया, वो लेवरेज बाय आउट कहता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक सर, क्लियर है। क्लियर है? एग्जांपल में देखते हैं, जैसा मैंने मिसाल दी है, जवाद को है, हामिद को है। ठीक है, हामिद को के पास 10,000 रुपए उसकी डॉलर रेवेन्यू है। ठीक है, उससे डिप्रिसिएशन और टैक्सेस काट लेते हो तो मतलब मिसाल के तौर पे, और ये हो गए $3,000, $3,000, तो उसके पास $7,000 अवेलेबल है। क्लियर है? दूसरी वो खरीदते हैं जो उसकी वैल्यू है $30,000, जैसा कि मैंने मिसाल दी। वो बैंक से जाके 23,000, वो 7,000 वो डॉलर देता है, 23,000 बैंक से लोन ले लेता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, वही मिसाल है, इसको कहते हैं लेवरेज पे आओ। मतलब ये 23,000 रुपए जो हो जाएंगे ये लेवरेज ये जो लेवरेज पे कोई भी बाय आउट आप करते हो लेवरेज पे करते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जी सर। यस सर। डाइवर्सिट्यूशन किसे कहते हैं?
किसी भी मतलब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि सेल हो बवजह बेनकरप्टी और वो उसको सेल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने जिस तरह एक मिसाल लोवेट और उसकी दे दी कि वो मतलब उसके ऊपर बड़े ज़्यादा कर्जे हैं लोगों के, साथ में बैंक के भी कर्जे, मतलब इस वजह से कि मतलब वैसे खुद से ना कर, किसी वजह से कि उसके पास कर्जा ना हो, पैसे ना और उस वजह से ये बंद हो जाए, उसको डाइवर्सिट्यूशन कहते हैं। क्लियर है? समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। मतलब लोवेट फार्मा जो है वो इस कैटेगरी में आती है। तकरीबन लोवेट फार्मा जो मैंने मिसाल दी सही है? जी सर। अच्छा मर्जर तो जी जी आप नोट कर लीजिए। जी सर। मर्जर तो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, इसमें साथ डीमर्जर किसको कहते हैं? मर्जर कहते हैं 1 + b = c। ठीक है, डीमर्जर किसको कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप उससे मल्टीपल और बनाएं। ICMS वालों ने कितने ब्रांचेस खोल लिए, हयाताबाद में, बोर्ड में, वर्सक रोड पे, वहाँ चमकन में। तो ये डिमर्जन उसने कर दी, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की सब कुछ वहाँ पे इसनो शिफ्ट कर दिए मल्टीपल जगह पे। मतलब जिस तरह पेशावर मॉडल के मुख्तलिफ जगहों पे अपने स्कूल से स्कूल उसने डिमर्जर किया था। अगर वो डिमर्जर करे मिसाल के तौर पे ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच, इसका कोई डिमर्जर नहीं है क्योंकि उसकी कोई दूसरी ब्रांच ही नहीं। ठीक है, अगर ये जाके चारसद्दा में या बाहर के नौशेरा में, बाहर स्वात मार्ट में जब निकालेगी तो फिर उसके बाद ये डिमर्जर। ये फ्रेंचाइज किस उसमें आती है कैटेगरी में सर? फ्रेंचाइज वगैरह कैटेगरी, फ्रेंचाइज तो ये होती है कि फ्रेंचाइज की तो एक ओनरशिप होती है। फ्रेंचाइज मिसाल के तो आप भी खरीद सकते हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं, वो भी खरीद सकता है, वो तो आपका अपना सिस्टम होता है। तो उनके उसका नाम यूज करता है तो फिर सिर्फ नाम यूज कर, मगर वहाँ पे ब्रांच वाले ही जाके वहाँ पे ब्रांच खोले, सब कुछ इन्वेस्टमेंट इसकी हो, स्टाफ उसका हो, सब कुछ उसका हो, तो उसको डिमर्जर कहते हैं। फ्रेंचाइज वाले तो जाके एक दुकान की बस वो सिर्फ। तो उसकी टर्म्स कंडीशन क्या होती है? वो उनको कुछ इनिशियली अमाउंट देते हैं अपने प्रॉफिट में फ्रेंचाइज के सर? फ्रेंचाइज वालों तो अलग सिस्टम होता है, वो तो मिसाल के तौर पे कोई अभी आप मिसाल पिशावर मोटर वालों के पास जाओ तो वो उसकी आजकल रेट है 3.5 करोड़ रुपए फ्रेंचाइज का रेट है उनके नाम यूज करने का। इसी तरह जेएस तो वगैरह वंस आप देंगे या मंथली तो नहीं होगा? नहीं वंस आप देंगे, सिर्फ वो उनकी फीस रजिस्ट्रेशन, वो फीस टाइप सी। अच्छा, 3.5 करोड़ उनका नाम यूज करने नाम यूज करने के, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने एक ब्रांड बनाया हुआ। इसी तरह फ्रेंचाइज जो भी, मगर ये फ्रेंचाइज वगैरह नहीं होती, ये मिसाल के तौर पे इसकी अलग ब्रांच होती है। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी वालों ने स्वात में कैंपस खोल दिए, अभी इनिशियली मर्दान में खोल रहे हैं नेशनल वालों, ठीक है। तो सब कुछ इनका है, मैनेजमेंट, पैसा, ईच एंड एवरीथिंग इनका है, बस सिर्फ एक डिमर्ज कर दिए कि अपनी इस वैल्यू को ज्यादा कर दिए, मल्टीपल जगह पे अवेलेबल कर दिए। क्लियर है आपको? डिमर्जर इसको कहते हैं। अच्छा, डिमर्जर में हमारे पास दो बातें आती है, स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ किसको कहते हैं? स्पिन ऑफ एंड स्प्लिट ऑफ। मिसाल के तौर पे हमारे पास 100% शेयर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, शायद ممكن تستخدم الانفورميشن بقى ممكن بتعمل عن الترفيه بقى gesto من close on close सही तरीके से पता ही तो दे सर्च में उनका कमिटमेंट कर रहे हैं तो जाता ना है लाइक हम क्लोज कंट्रोल मत तो स्पेन को 1 बाय स्टेप वसरा Así como está su lecture repeat ko isa mo mo kira. the repeat for time भी जब नहीं से टाइम Temshne sir. Okay. अच्छा, आते हैं स्पिन ऑफ की तरफ। थोड़ा सा इनको
और टच है तो उनको साथ लेके आते हैं। जी सर। ठीक है, हमारे कैपिटल बजट में प्रोजेक्ट एनालिसिस का प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, उसमें ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसमें सिर्फ एक हमारे पास रहता था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास रहता था। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि हमारे जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है उसमें हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हमें कितना मिलता है, तो इसमें अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इसको कहते हैं। AR, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दोनों बहुत एक ही चीज है। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला जिस तरह कि मैंने बताया है, ये मतलब मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, मतलब टाइम तरीका में कि मतलब मैं आपके साथ ग्रुप में स्लाइड शेयर कर दूंगा। ठीक है, आते हैं एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट किसको कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पे हमें एक चीज से प्रॉफिट मिलती है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, हमें 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, ये हमें हमारे पास टोटल आ गए 20000 रुपए, और इसका एवरेज हम निकालते तो 5 साल पे डिवाइड कर लेते तो हमारे पास 4000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया इसका। एवरेज इसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एवरेज इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट इसमें की है, कितने टाइम बाद करते, कितने टाइम में करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल आती है। और अगर लमसम हो सर लमसम हो सकती तो फिर 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 भी जितने टाइम में हमने की है। सही है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ एवरेज है, मतलब ये इसको निकालने का नहीं, मगर ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरेज हम किस तरह निकालते हैं। ठीक है ना, तो आते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। हमने जिस तरह के एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट में हम पहले प्रॉफिट को निकालते हैं। प्रॉफिट हम किस तरह निकालते हैं कि कैश इनफ्लोज, हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट से हमें पैसे मिलते हैं, पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 20,000, तीसरे साल में, तो एज ए होल जो कैश इनफ्लोज हमारे पास होंगे उन सारों को हम प्लस कर देते हैं। क्लियर है? मिसाल 1 2 3 4, एक प्रोजेक्ट से हमें एक साल में हमें मिल गए, मिसाल के तौर छोटे छोटे वेरिएबल तो आपको समझ आ गए, 5 रुपए, इससे आगे मिसाल 6 रुपए, 10 रुपए और इससे 20 रुपए, ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए 31 के 41। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कैश इनफ्लोज हो गए 41। सही। समझ आ रही है Yes, sir. आपको? इसके टोटल हो गए। ठीक है, माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कास्ट किसको कहते हैं? किसी भी वैल्यू, एसेट की वैल्यू हर एक साल बाद 10% हम डिक्रीज करते हैं। मिसाल के तौर पे एक मशीन आप 10 लाख रुपए पे खरीदते हैं, उसका 1 साल जब गुजर जाए तो उसकी वैल्यू आपकी 9 लाख रुपए रह जाती है। डिप्रिसिएशन हम उससे निकालते हैं, क्योंकि उसकी वो काम की क्वालिटी उस तरह फिर नहीं रहती, वो टाइम के टाइम रिड्यूस कम होती जाती है। क्लियर है आपको? माइनस टैक्सेस हर जगह पे, हर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर मुल्क का अपना टैक्स सिस्टम होता है। मैंने इनको बता दिया कि पाकिस्तान में हमारे पास 17.5 जन जीएसटी है, 9.5 इनकम टैक्स है, 1% स्टाम्प ड्यूटी है, ये 26-27% बनते हैं। जब भी आप गवर्नमेंट में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके बिल से 26-27% वो काट के आपको बकाया करेंगे। ठीक है, तो ये टैक्स हो गया। फिर हमारे पास आते हैं जिस तरह के प्रॉफिट निकला है, तो एवरेज प्रॉफिट हम किस तरह निकालेंगे? जब कुछ इनफ्लो से, इन सारे फ्लो से हम ये चीजें निकाल लेंगे, ये दोनों ये माइनस कर लेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने, मिसाल के तौर पे डिप्रिसिएशन मिसाल के तौर पे हमने 10 कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 31 रह गया। 31 में से हमने 10% वो निकाल दिए, तो ये मतलब 31 का 3.1 समथिंग आ जाएगा, ये 28 बन जाएगा। ये हमारे पास टोटल इनफ्लो है, ये हमारे पास डिप्रिसिएशन कास्ट जैसी हमारी कास्ट निकल आई, तो ये हो गई 41 से हो गई, माइनस हो गई तो ये 31 हो गई। 31 का 10% आप निकालेंगे, मिसाल के तौर पे 3.1 समथिंग बनेगा। ठीक है, तो 31 से 3.1 समथिंग बनेगा, तो ये 28.9 समथिंग आप निकाल लेंगे, आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका, और इस 29 को आप डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ ईयर, जितने ईयर के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी, ये निकल आएगा। क्लियर है यहाँ तक?
आपको क्लियर है? अच्छा, फिर हम आते हैं एवरेज प्रॉफिट की तरफ, वो दोनों बस होगी। हम आते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, एवरेज इन्वेस्टमेंट हम निकालते हैं, जो हमारे पास हमने पैसे उसमें डाले हैं वो किस तरह है। एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारे पास इनिशियल जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी ना, पहले हमने किसी प्रोजेक्ट में जितने पैसे दिए, 0 साल में हमने कितने पैसे, प्लस उसके साथ स्क्रिप्ट वैल्यू। स्क्रिप्ट की वैल्यू क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एक एसेट आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, बेच देते हैं, उससे जो पैसे आते हैं उसको प्लस कर देते साहब। जी सर। क्लियर है क्वेश्चन? प्लस उसको हम दो पे डिवाइड करते हैं, ये इसका फार्मूला है इसको, क्योंकि ये प्लस ये, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं और प्लस उसके साथ अगर एडिशनल वर्किंग हमने एक एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया है, अगर उसकी जगह कोई दूसरा एसेट एडिशनल एसेट हमने खरीदा हो तो उसको प्लस कर लेते हैं उसके साथ। क्लियर है? ठीक है, आते हैं छोटे से एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, 1,60,000 रुपए। ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में उससे हमें रिटर्न में वापस में साल बस, आपको ये कंसेप्ट है कि नहीं, ऐसा है कि मतलब किसी भी जगह पे बैंक्स में एग्जाम्पल रखते हैं तो हमें साल बाद कुछ पैसे देते हैं। ठीक है, 7.5, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट का जो 1 साल में हमें रिटर्न मिलता है, ये मैं कह रहा हूँ, ये हम किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते तो उससे पैसे कम या ज्यादा मिलते तो। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,60,000 रुपए, नो स्क्रिप्ट वैल्यू। स्क्रिप्ट की वैल्यू इसमें कोई हमने सेल नहीं की, मतलब कोई मरकबाड़ा हमारे कोई चीज, स्क्रिप्ट की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, हम आते हैं ये कैश फ्लोज हमारे पास 1 साल में ये है, दूसरे साल में ये सारे हमारे पास कैश फ्लोज आ गए। डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस, डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस का क्या मतलब है कि हमारे पास ये देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हम माइनस करते हैं स्क्रिप्ट की वैल्यू, अगर हमारे पास हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 1,60,000 रुपए। स्क्रिप्ट उससे हमने सेल आउट कितने पैसों की है वो हम माइनस कर लेते हैं, और टोटल नंबर्स ऑफ ईयर पे अगर हुए तो पर ईयर हमारी ये डिप्रिसिएशन कास्ट निकल आती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये बताएं बस। सर स्क्रिप्ट नो वैल्यू था स्क्रिप्ट निश्चित दलते स्क्रिप्ट वैल्यू मेरा वैल्यू निश्चित जीरो बराशी। टिक टिक 2 लाख सही है सर, ठीक था। टिक। अच्छा, और टैक्स का रेट 40% जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट और टैक्स का सारे क्वेश्चन पे समझ आएगी आप लोगों को? क्वेश्चन क्लियर है? आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमारे क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज जो प्रॉफिट हमने भी निकालने की कोशिश की है वो प्लस मतलब एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास कैश फ्लोज हमारे पास आ गए हैं सारे ये, और उससे 2,78,000 रुपए निकलना है। ठीक था, सही था? यस सर, ठीक था? यस। अच्छा, फिर हमारे पास कैश इनफ्लोस माइनस हमने बताया था कि डिप्रिसिएशन कास्ट होगी। डिप्रिसिएशन कास्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,60,000 रुपए। ठीक है, हम उससे माइनस करते स्क्रिप्ट की वैल्यू, तो स्क्रिप्ट की वैल्यू हमारे पास 0 है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल ईयर, तो 5 पे हम, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 1,60,000 रुपए, और उसको हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आते हैं 80,000 में। जी सर, 29,000। असल में ये वैल्यू गलत है, 29 सर 32,000 है। 32,000। ठीक है, तो 2,78,000 से हम निकाले 32,000, ये क्या आ जाता है? 246,000। 246,000। ठीक है, ये हमने डिप्रिसिएशन इससे निकाल दिए तो 2,46,000 हमारे पास आ गए। इस 2,46,000 को हम 40% से मल्टीप्लाई करते हैं तो टैक्स, ऐसा नहीं कि हमारे टोटल इनफ्लोस पे हम 40% निकालते हैं, हम उससे डिप्रिसिएशन टोटल इनफ्लो से मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए है तो उससे डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे, मिसाल 2,000 रुपए, तो ये देंगे 8,000 रुपए, तो इस पे हम टैक्स देंगे, ना कि इस पे देंगे।
कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है ना? शायद सही सर। ठीक है। तो हमने इससे निकाल 40% निकाल लिए, 40% जो भी वैल्यू आती है मैम आपको बता रही, ठीक है। तो एवरेज हमारे पास मिसाल ये कैलकुलेशन आप करके मिसाल ये पर हमारे पास कोई वैल्यू आती है 37,000 मैम। सर जब हम ये 40% का वो करते हैं तो 98,400 आता है। हम्म। जब 46,000 से 98,400 माइनस करें तो 147,600। 147,600 आता है। जी सर। ये हमारे पास वैल्यूज हो गए, इसको पर 5 पे डिवाइड कर दे, नंबर्स ऑफ ईयर 29520 29520। 520। ठीक है। ये हमारे पास जो पहला पोर्शन है एवरेज प्रॉफिट का वो निकला है। सही। इसमें क्या क्वेश्चन है बताएं आप लोग, आप तीन अभी आए हैं जी। The depreciation thus we calculate and the initial investment minus scrap value divided by total number of years. The 1 year depreciation sum. दा वन ये दा चिकन दे द दिन से मुकला दा डिवाइड को बदे बांध करना तो यो का डिप्रिसिएशन मुंतजार है Yo kal ki tone डिप्रिसिएशन लगा अगर डिप्रेशन the amount of the cash inflows minus depreciation. So the 1 year depreciation with the minus 2. द वन गिवन डिप्रिसिएशन पर वन ईयर कैलकुलेशन कर रही है For the 1 year. In possible second year. जी। शायद Yes. क्वेश्चन जी दसो सही शो सर। जमा Yes. अच्छा गेम क्वेश्चन द एवरेज इन्वेस्टमेंट चिकन ने एवरेज इन्वेस्टमेंट फार्मूला दा छे दबा जर क्वेश्चन की भी दा क्वेश्चन के दर सुधार को हम पता रखिए पेपर की क्वेश्चन तक हम द क्वेश्चन तर को मखदा बता तो चिकन दे दा फार्मूले बता तो लगा को ठीक ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अगर हो कोई भी डिवाइड बाय 2 प्लस अगर वर्किंग कैपिटल एडिशनल कोई वर्किंग कैपिटल हो इसका ये फार्मूला है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 1,60,000 रुपए है प्लस उसके साथ स्क्रैप की वैल्यू करनी वो तो नहीं सही है। डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर तो 80,000 रुपए हमारे पास है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमने कोई दूसरी इजाफी मशीनरी भी नहीं खरीदी वो भी जीरो है। ठीक सर। सही सही रखना तो ठीक है। सही ना। अच्छा 80,000 रुपए वागश वैल्यू से मुंग राव भी दगा जे खपल लगे वाचो जी मैम आप वैल्यूज बताएं मुझे फार्मूले के लिए। 147 147 600 divided by 80,000 18,000 80,000 80,000 800 मल्टीप्लाई बाय ऐसे क्या आती सर 36.9 36.9 ठीक है। 36.9 का मतलब ये है अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए तो जो आपकी $1 होगा तो वो 1.369 के बराबर होगा। सर ये तो 29,520 को हमने डिवाइड किया था 80,000 से। क्या चीज 29,520 को हमने डिवाइड किया। समझ नहीं गया। ये एक 47,600 की जगह 29,520 नहीं। जी जी 29520 सॉरी सर। क्या चीज सर ये 147,600 की जगह 29520 है 29,520 है। 29,000 29520 इससे हमारे पास 0.369 आया था। उसको फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई तो किया। 36.9 आ जी गया। सर। अच्छा ठीक है। तो मतलब बेसिक इस प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमारे पास 36.9% इंक्रीज हमारे प्रोजेक्ट में आएगी। मिसाल के तौर पे जो आपने 1,60,000 रुपए इन्वेस्ट किए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 36.9% के साथ तो इसका जो एडिशनल आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। क्या क्वेश्चन है इसमें सही है। यस सर। अच्छा
थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पे हम जाते हैं। मार्केट फॉर कारपोरेट कंट्रोल। कारपोरेट कंट्रोल किसको कहते हैं? जैसा कि मैंने इनको एक मिसाल दी है कि किसी भी घराने में आपके वालिदैन जो बड़े होते हैं तो उनके पास सारा कंट्रोल होता है वालिद साहब के पास, ठीक है ना। वो किस वजह से होता है? क्योंकि वही कमाता है, वही लाता है, वो अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। कारपोरेट कंट्रोल किसको कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी बंदे की ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उसका उस जगह पे होल्ड होगा, उस कारपोरेट उस कंपनी उसमें उसका ज्यादा होल्ड होगा। मिसाल के तौर पे मैंने इनको एक मिसाल दी ब्रेन इंस्टीट्यूट की। ब्रेन इंस्टीट्यूट है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ज्यादा मल्टीपल शेयर 5 या 6 शेयर होल्डर है, इसमें से जो जफर साहब है उसकी शेयर ज्यादा है तो उसका होल्ड इसमें ज्यादा है, तो उसका कंट्रोल इस कारपोरेट में उसका ज्यादा है। ये तो मैंने छोटी सी मिसाल दी। मगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस बंदे की 50% से ज्यादा शेयर हो जाते हैं, ओनरशिप हो जाती है, उसको वोटिंग का हक हो जाता है, उसका उसके कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। तो इसको कारपोरेट कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, हम आते हैं मार्केट फॉर कारपोरेट कंट्रोल। मिसाल के तौर पे मेरे 2 शेयर्स हैं, ठीक है। मैंने एक बैंकिंग सेक्टर में भी शेयर मेरे हैं और मेरे साथ में ये प्रॉपर गैम्बल जो कंपनी है उसमें भी है, जो शैम्पू में पाउडर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। बैंकिंग में मेरे 20% शेयर है, प्रॉपर गैम्बल में मेरे 55% शेयर है। तो मेरे कंट्रोल में कौन सी मार्केट है? प्रॉपर गैम्बल। तो उसको मार्केट फॉर कारपोरेट कंट्रोल कहते हैं, ठीक है ना। यस। ये उसको कहते हैं। आते हैं मर्जर की तरफ। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे में मर्ज करने की मिसाल उसको मर्जर कहते हैं। मिसाल के तौर पे ब्रेन्स वाले जो है ICMS को खरीद ले और वो ICMS का नाम खत्म हो जाए, ये मतलब आ जाए ब्रेन्स के साथ सब कुछ ये मर्ज हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें हम आते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन किसे कहते हैं? एक्विजिशन मिसाल के तौर पे सिर्फ ओनरशिप मैनेजमेंट वो चीज चेंज हो जाए। ब्रेन्स वाले ICMS को खरीदे, ICMS भी चलाए, ब्रेन्स भी चलाए, ओनरशिप इनकी हो मगर चलाए, आपस में मर्ज ना करे, इकट्ठा ना करे, उसका अलग नाम। जैसा कि मैंने मिसाल दी है जेज और वारिद। उन्होंने वारिद तो खरीद लिया मगर दोनों चल रहे, वारिद भी चल रहे, जेज भी चल रहे, नाम उसका उन्होंने खत्म नहीं किया, तो उसको एक्विजिशन कहते हैं, ठीक है ना। आते हैं दोनों एक ही वर्ड में। अगर मर्जर मीन टू कंबाइन, दोनों को इकट्ठा करना, एक का नाम ही खत्म करना। एक्विजिशन टू एक्वायर, उसको अपने साथ सिर्फ उसकी मैनेजमेंट, उसका सेटअप, उसका वगैरह सब कुछ देना, एक्विजिशन, ठीक है ना। तो आते हैं लेवरेज बाय आउट। लेवरेज बाय आउट किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पे एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है और वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को खरीदना चाहता है, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को खरीदना चाहिए, कुछ इसके पास अपने पैसे होते हैं, कुछ जाके बैंक से लोन लेता है या किसी दूसरे से लोन लेता है। जो ये लोन लेता है किसी दूसरे के पैसों पे और वो उससे बाई करता है, उसको लेवरेज बाय आउट कहते हैं, क्लियर। मिसाल या पे इसका एग्जांपल है, जवाद इनको है और हामिद इनको है। उसके पास पैसे हैं, रेवेन्यू है $10,000, उससे जो पैसे कम हो जाते हैं मतलब एक्सपेंडिचर में और मतलब टैक्सेस में तो 3,000 है, तो नेट रेवेन्यू उसके पास अभी हाथ में पैसे $7,000, ठीक है। एक दूसरी हामिद कंपनी जो है वो सेल हो रही है, ठीक है, मगर उसकी वैल्यू है $30,000, उसके पास $7,000 है मगर $23,000 जाके वो बैंक से खरीदता है। ये बैंक को ये खरीदता है और लोन पे खरीदते तो ये लेवरेज बाय आउट, बाई करता है मगर लेवरेज पे, दूसरों के पैसों से, अपने भी तोड़ डालते हैं मगर दूसरों के पैसों से। जी क्लियर है दोस्तों? यस सर, क्लियर। पेपर ना है हमारा, पेपर पता मैं ना आइडिया हो रहा है सर। हां हां वो पेपर लास्ट में रिवाइज कर लीजिए। क्या नहीं बस रिवाइज हो रहा है।
उसे मोहम्मद को वो दे चुका हूँ, हर उसे प्लेस दे उससे चुका हूँ। काफी बात के चले जाएंगे। अच्छा, डाइवर्सिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कर्जों की वजह से, बैंक करप्ट होने की वजह से, अपने ना चलने की वजह से उसको सेल आउट करना पड़े, उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे प्रिंस की दाना पास्ता मिसाल ले लें, ये ऐसे माजे कि इसने बैंक से भी ज्यादा कर्जे, लोगों की भी कर्जे, शेयर होल्डर की भी पैसे अभी नहीं चल रहे, बस अभी जाहिर बात है इसका जो ऑनर हो फिर वो सेल ही करे, जब उसको ये सेल करे तो ये डाइवर्सिटी में आएगी। तो किसी इस वजूहात की वजह से कोई पेमेंट ना कर सके तो उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर है? मर्जर और डीमर्जर, मर्जर तो मैंने बता दिया कि ए और बी आपस में बना के एक कंपनी बना दें। डीमर्जर कोई ऐसी वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन हो कि वो बाकी अपने कैंपस खोले जगह भी जगह से। मैंने उनको एक नेशनल की मिसाल दी है, हाँ ब्रांचेस खोले, एक नेशनल वालों ने यहाँ पब्लिक और स्वात में भी मर्दान में खोले, मैनेजमेंट सब ईच एंड एवरीथिंग इनका है। पर हमने सबने मिसाल दी कि फ्रेंचाइज अलग चीज है, फ्रेंचाइज तो आप खरीदते हैं मिसाल के तौर, ओनरशिप भी चेंज होती, मगर नहीं जो ओनरशिप चेंज ना हो और सब कुछ इन्हीं का हो, मगर सिर्फ इनके अपने ब्रांचेस खोल दे तो उसको डिमर्जन मतलब ज्यादा कर दे, एक्सप्लोर कर देते हैं उसको। ठीक है, आते हैं डिमर्जन में हमारे पास स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ होता है। स्पिन ऑफ मिसाल के तौर पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100% ये शेयर है, ये 25%, ये 25%, ये 25%। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे एक के, ये दो के, ये तीन के शेयर होल्डर, ये चार शेयर होल्डर, सही। तो स्पिन ऑफ किसको कहते हैं? ये वाला पोर्शन यहाँ से हट के ये 25%। मिसाल के तौर पे हमारे पास आगे ये ऑर्गेनाइजेशन इस जगह पे रहेगी और ये जो 25% वाला था इसने अपनी स्टैब्लिशमेंट कर दी, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो इसको कहते हैं स्पिन ऑफ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स आपस में अक्सर वो पार्टनरशिप हो जाती, कुछ टाइम तक रहती है फिर खत्म हो जाती, पर उससे कोई पार्ट जाके कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर लेती, नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर लेती, तो उसको कहते हैं स्पिन ऑफ। क्लियर है कि नहीं सर? क्लियर सर। क्लियर ठीक। अच्छा, हम आते हैं स्प्लिट अप। स्प्लिट अप किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पे जो हमारे पास स्प्लिट अप, जिस तरह के नाम से जाहिर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसको स्प्लिट कर दें, ए और बी, ए इधर रह गया, बी इधर रह गया। ठीक है, ये स्प्लिट ऑफ कर दे, आपस में चेंज हो गए। मिसाल के तौर पे वही शेयर होल्डर है, अगर इसमें 4 शेयर होल्डर है तो इसमें वही 4 शेयर होल्डर, और उसमें ओनरशिप जो शेयर होल्डर्स की वो चेंज होगी, इसकी दोनों में ओनरशिप होगी। जितने स्प्लिट ऑफ होंगे जितने सबकी ओनरशिप ज्यादा होती जाएगी, इसको स्प्लिट अप कहते हैं। सर फिर से बताएं। कैसे बताओ? ऐसा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में मिसाल के तौर पे उन्होंने कर दिए है कि इसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज कर दें, ठीक है, फार्मा की मिसाल में दे, ठीक है, और इधर एक पैकिंग मटेरियल है, वो इन दोनों को अलग कर दें। यहाँ पे ये रॉ मटेरियल बना है और पैकिंग यहाँ के आके बी में कर,
इस चीज को रॉ मटेरियल, इसका मतलब ये है कि स्प्लिट अप करे, ज्यादा हो जाए, इसके पास रॉ मटेरियल फिनिश गुड का काम इतना ज्यादा हो जाए कि इसी बिल्डिंग में इसी जगह पे एक जगह पे ये ना हो सके कि दूसरी जगह पे इसको लेना जाना पड़े और दूसरी जगह पे उसको पैकिंग वगैरह करे। ओनरशिप सबकी एक ही है, मगर वो स्प्लिट वो ज्यादा हो रही है तो उसको स्प्लिट अप कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सबको? अच्छा, अभी हम आ गया फाइनल टर्म पेपर का। फाइनल टर्म पेपर जैसा कि आप लोगों को पता है, आप एक शेयर हो चुका है कि मतलब फाइनल टर्म आपका, फाइनल टर्म से पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हमारे एक क्विज हो चुका है। एक क्विज जो आज का जो हमारा टॉपिक था इस पे मैं देता हूँ, ठीक है? वो मैं ओपन करके तो आप पिक्चर ले लेंगे। सही यार ग्रुप में शेयर कर देंगे सर। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चल ठीक है। सही है? सही आसान है वो कि नहीं? पिक्चर लेना चाहते हैं जिस तरह आपको आसान हो। सर हाँ, ग्रुप में शेयर सबको पता चल जाएगा। हाँ, सबको पता चल जाए, ठीक है? तो एक क्वेश्चन ये ARR का होगा, वो आप वो कर देना, सही है? सही। साथ में मैंने एक दो वो बनाए हैं असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, आपने जो है पेपर तक मुझे सबमिट कर दीजिए। हैंड लेटर हैंड रिटन, हाँ, कट करके पेस्ट नहीं करना। उसमें भी तो रीड करते हैं सर। नहीं, बस जो भी है हैंड रिटन ये होगा कि आपके हाथ से गुजर जाएगा एटलीस्ट, सही। ठीक है? फिर ये बात पेपर की मतलब एक practice दूसरे से होगी। लिखवाना भी नहीं, मैं पेपर की हैंडराइटिंग में उसकी हैंडराइटिंग चेक करूंगा, मैच करेंगे। क्रॉस चेक करेंगे, हाँ, कि दोनों की है कि नहीं है। अब इस मुश्किल वक्त में कौन देखते हैं सर एक दूसरे की? नहीं, आपकी मुश्किल है, मुझ पे तो नहीं है, मेरा तो मुश्किल है गुजरेगी ही पढ़ाने में, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। और फाइनल टर्म का पेपर इंशाल्लाह सिंपल होगा, ठीक है? मैं फार्मूला जिनको मैंने पहले भी शीट दी हुई थी मगर आप लोगों के साथ शीट नहीं हुई थी, मैं फार्मूला शीट बना के आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? पेपर वेरी इजी होगा, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे। पेपर में ऐसा जो मैंने पढ़ाया है बिल्कुल इसी में होगा। पहला मिड टर्म वाला तो नहीं आएगा ना सर? नहीं, मिड टर्म वाला नहीं आएगा, ठीक है? मिड टर्म के बाद हमने जो जो पढ़ा है वो आएगा, ठीक है? ठीक है। और मिड टर्म में अगर के पहले तो मेरे ख्याल में तो अगर क्वेश्चन पूरे हो तो मैं फाइनल टर्म से बाद ही तो आएंगे। तो मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट लिख के एक पेज से ज्यादा ना लिख के, किससे लिखने की शॉर्ट क्वेश्चन में जरूरत नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन में दो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें एक थ्योरी का होगा 2 या 3 जो है आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल इसी से जो आज का टॉपिक था, इससे पहले जो उस तरह तो नहीं कर सकते हर क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल होगा। ये तक क्या हर क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल होगा। Long question was numerically or short the theory. थ्योरी, ठीक है? ठीक है। और पहला जो पोर्शन होगा वो तो एमसीक्यूज होंगे, सिंपली एमसीक्यूज जो आप हमारे पढ़े, ठीक है? ठीक है सर। मैंने इनको गेस दिया हुआ कि मर्जन और डिमर्जन, डिफरेंट बिटवीन मर्जन एंड डिमर्जन, ये तो आपका एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, इससे पहले क्या था? नहीं, बस जितना लेट आए आपको इतनी फैसिलिटी मिली बस, ठीक है ना? आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो, कोई आउट इनपुट हो हमारे कोर्स के बारे में, तो काफ़ी लोगों नहीं आए, मैंने कुछ क्लासेस अटेंड किए, शायद ने कुछ क्लासेस अटेंड किए, ये सब लोग मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम आए हमारी क्लास में। तो क्लास के बारे में कोई इनपुट दे दें मुझे, क्या कहना चाहते हैं, क्लास अच्छी थी नहीं थी, कुछ होना चाहिए? जी मैम, आप क्या कहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं न्यूमेरिकल और उस भी कहूँगी कि सर क्लास में जैसे अभी हमने ये प्रैक्टिकली किया तो थोड़ा बहुत समझ आ गया है। सर इस तरह से आप वो या तो एक क्वेश्चन दे दिया करें, आप एग्जाम्पल समझा के फिर एक क्वेश्चन दिया करें कि वो हम दे के ही फॉर्मूला हम पुट करें, या जो एग्जाम्पल हो वही हम साइड बाय साइड सॉल्व कर दीजिए। सर अच्छी बाकी बात तो है, सही है आपका सर। असल में ऐसा है ना, मैं आपको देखे तो मैं फर्स्ट क्लास के लिए स्लाइड बना के नहीं होता, क्योंकि ये मतलब प्रैक्टिकल होता। अगर मैं स्लाइड ना बनाता तो फिर मतलब आप लोगों में वो ज़्यादा लोग नहीं आते, ठीक है? एक क्लास के लिए आ जाते, दूसरे के लिए नहीं आते, तीसरे के लिए, तो मतलब मैंने स्लाइड इसलिए बनाई हुई जी है। सर। आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक। फिर दूसरा है कि 3 घंटों का कोर्स है, 2 घंटों में ले आए, जी सर। ठीक है? तो मतलब अगर इस तरह हम
साथ साथ में सोल्यूशन भी करते रहेंगे तो शायद मतलब सर या पर- फिर आप क्विज दे दिया करें कि आप घर में सॉल्व कर लेंगे, हाँ, मैंने आपको कर ये दिया बात तो ठीक है। क्विज हमारी हाँ, ज़्यादा quiz हो ठीक जाया है। करेंगे। हाँ ठीक है, क्विज पर अच्छा है, क्विज की बात आपकी ठीक है। ये आप नोट कर ले, वैसे पिक्चर ले रहे इससे आपकी भी क्लास है दूसरी। जी सर। No one said que mais ajuda. हाँ ये आपका क्विज टू वेट कर। मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, अगर कोई पिक्चर लेना चाहता है तो आपका ये क्विज टू हो गया। देखिए मैं स्क्रिप्ट की वैल्यू दी हुई है, आपने स्क्रिप्ट की वैल्यू से माइनस प्लस करनी है, ठीक है। Olha o bloqueio. लाइट सब शेयर कर रहे हैं, सब शेयर कर रहे हैं। सर इसमें टैक्स रेट 17.5 है। हाँ मैं पाकिस्तान की रेट में दी लास्ट उस एग्जांपल में हमने 40% से किया था। वो तो हाँ, एग्जांपल थी बस ये एक्चुअल इसमें मतलब हम आप ये 17 से करना है। इसमें हम 17 से हाँ करना है। मतलब करके तो करना मगर उसके 17.5% से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, अभी आपको बस 2 मिनट आपकी चाहिए। असाइनमेंट 1 एंड 2। असाइनमेंट 1 में हमने देखा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू को और इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मुझे एक्सप्लेन करके दें, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाला था। ये असाइनमेंट है सर? जी फर्स्ट नंबर। अभी नहीं अभी तो नहीं, मतलब एग्जाम से पहले हम सबमिट करेंगे। एग्जाम से पहले सबमिट कर रहे हैं। ठीक है। असाइनमेंट 2 हमारे पास है प्रोजेक्ट एनालिसिस। जो पहला वाला है वो छोटा है, छोटी असाइनमेंट है, दूसरी वाली बड़ी है। तो इसमें प्रोजेक्ट एनालिसिस में आपके सारे एनालिसिस आते हैं, उसको ज़रा एक्सप्लेन कर ले, उसको अपने प्रैक्टिकल उसमें मुझे बताएं कि क्या है। छोटा छोटा खैर 1 पेज, कोई मसला नहीं, ठीक है, मगर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उसमें आप लोगों का, तो बहुत अच्छा होगा। असाइनमेंट्स आपके हैंड एंड रिटन होने चाहिए। सर इसके नोट्स आपने दिए होंगे। मिनिमम सर 2 पेजेस होने चाहिए क्या चीज़? असाइनमेंट में। हाँ 2-3 पेजेस, पहले वाले तो 2 पेजेस में, अभी दूसरे वाले मेरे ख्याल में 2 पेजेस में 3-4 पेजेस पे, क्योंकि इसमें 5-4 है कि 5 लोग प्रोजेक्ट एनालिसिस की। ठीक है सर। जी और कुछ ठीक है सर। कोई मसला तो नहीं होगा? बेफिक्र एक क्वेश्चन भी इसी तरह हो, मैंने पेपर नहीं बनाया मगर इंशाल्लाह कोई सा वो नहीं होगा, आउट ऑफ कोर्स भी नहीं होगा या हमने डिस्कशन ना हो, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जिंदगी में मुलाकात हो। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Just use. अच्छा पेपर ग्राफ में दे कार्बोरेट फाइनेंस वो That's why I said.